So hi guys, so today we are starting with nature, objectives and scope of audit. ठीक है. So the weightage of the chapter would be around 4 to 8 marks, मान के चलिए इसको, and MCQ में भी आ सकता है, important है. करें शुरू फटाफट. ठीक है, ध्यान रखिएगा ये रिवीजन क्लास है, ये एग्जाम के ओरिएंटेड है कि आपको एग्जाम में इतना याद करना है और ये लिख कर आना है. जिससे को भी रेगुलर क्लास चाहिए आपके भाई बहन बंधु दोस्त को, यू नीड टू विजिट www.letslearnindia.in या वो फ़ोन करें 844-844-8919. आई टेक लॉ एंड ऑडिट फॉर इंटर CA एंड फाइनल के लिए ऑडिट. ठीक है, सो ये क्लियर करना है, फाइनल में तो डेफिनेटली मिलना है अपने को. करें शुरू. सो नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट क्या कहते हैं सर? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका? ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी. किसी कंपनी का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे अपन क्या देते हैं, वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करते हैं, वेदर भले वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, मतलब सेक्शन 8 वाली हो या ना हो, प्रॉफिट करे ना करे, इररिस्पेक्ट ऑफ द साइज, लीगल फॉर्म, विद अ व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन दे रहा हूँ. तो ये डेफिनेशन हो गई. ऑडिट का मतलब कहते हैं इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी वेदर इट्स प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्ट ऑफ उसका साइज, लीगल फॉर्म, विद अ व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन दे रहा हूँ. सर ऑडिट इज मैंडेटरी, सॉरी क्वेश्चन क्या, इज इट मैंडेटरी और वॉलंटरी? सो क्या बोलोगे आप? ऑडिट ऑफ अ कंपनी इज मैंडेटरी. क्या बोलेंगे अपन? सर ऑडिट ऑफ अ कंपनी इज ऑलवेज मैंडेटरी. ऑडिट ऑफ अ कंपनी इज ऑलवेज मैंडेटरी एज पर कंपनीज एक्ट. हाँ, सर्टन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में रिक्वायर ऑडिट इफ द टर्नओवर क्रॉसेस सर्टन थ्रेशोल्ड लिमिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट. आपने मेरे नाम पे एक सेक्शन सीखा होगा 44AB. तो वहाँ पर क्या बोला जाता है कि अगर 44AB में अगर अपना टर्नओवर होता है वो 1 करोड़ रुपए के ऊपर, 95% हुआ तो 10 करोड़ के टर्नओवर है, 95% अगर बैंकिंग चैनल से आता है तो 10 करोड़, प्रोफेशनल के लिए 50 लाख का होता है, तो अपने को टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी अंडर इनकम टैक्स एक्ट. पर इंडिया में कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी के लिए ऑडिट मैंडेटरी. नाउ सर्टन अदर इंडिविजुअल्स में आल्सो गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड वॉलंटरली बिकॉज ऑफ वेरियस एडवांटेजेस फ्लोइंग फ्रॉम द ऑडिट. अब जैसे लोन लेना है तो भैया आपके अकाउंट्स ऑडिटेड होने चाहिए आपको. ठीक है, आपको सब्सिडी चाहिए तो आपके अकाउंट्स ऑडिटेड होने चाहिए, आपको फंडिंग चाहिए तो अकाउंट्स ऑडिटेड होने चाहिए. तो ऐसे फायदे हैं, इसलिए भी आप ऑडिट करवाओगे. सो इवेंचुअली कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि अपने को ऑडिट मैंडेटरी कंपनी के लिए. ना फिर आता है हु अपॉइंट्स ऑडिटर एंड टू हुम द रिपोर्ट इज सबमिटेड. सर कंपनी में कौन अपॉइंट करता है? सर मेंबर अपॉइंट करेगा. गवर्नमेंट कंपनी में कौन करता है? सर CAG करता है. सर फर्म में कौन करता है? सर पार्टनर्स करते हैं. अंदर टैक्स लॉज में कौन करता है? भाई गवर्नमेंट अथॉरिटीज. तो कंपनी में मेंबर्स करता है, गवर्नमेंट कंपनी में CAG करता है, दैट्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. फर्म में पार्टनर्स, अंदर टैक्स लॉज में बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज. सर हम लोग रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगे? सर द रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द पर्सन हु इज मेकिंग द अपॉइंटमेंट. अगर कंपनी की बात करें तो अपन मेंबर्स को देंगे, यहाँ पर फर्म की बात करें तो अपन पार्टनर्स को देंगे. क्लियर होगा? एकदम इजी वाला पार्ट. ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है. व्हाट आर द एडवांटेजेस वो पूछे अपने से, या नीड ऑफ द ऑडिट पूछे, या बेनिफिट ऑफ ऑडिट पूछे. तो बहुत सिंपल है सर. क्या कहता है देखो, इट सेफगार्ड्स द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स लाइक बैंकर्स, क्रेडिटर्स, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स एटसेट्रा ऑफ द एंटिटी. तो सर देखो क्या होता है, अगर ऑडिट करवा लोगे तो बैंक को टेंशन नहीं होती कि भैया चलो किसी अच्छे भले आदमी ने ऑडिट कर रखी है. शेयर होल्डर्स को लग जाता है अगर अच्छा अकाउंट्स बराबर है हमारे. फ्यूचर के जो इन्वेस्टर्स या प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स उनको क्या लगे, अरे अकाउंट्स ऑडिटेड है तो चलो कोई टेंशन नहीं है अपने को, अपन इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. प्लस इट कीप्स अ मोरल चेक ऑन द एम्प्लॉइज फ्रॉम कमिटिंग डिफॉल्केशन और एम्बेजलमेंट. मतलब पता है कि ऑडिटर हो जाएगा, सब चेक करेगा, तो जो एम्प्लॉय होंगे वो फ्रॉड नहीं करेंगे. तो इट कीप्स अ मोरल चेक ऑन द एम्प्लॉय फ्रॉम कमिटिंग डिफॉल्केशन और एम्बेजलमेंट. इट हेल्प्स इन सेटलिंग द ट्रेड डिस्प्यूट. इट हेल्प्स इन सेटलिंग द ट्रेड डिस्प्यूट. लड़ाई हो रही है, अकाउंट्स ऑडिटेड है तो भैया फटाफट रिजॉल्व हो जाएगा. इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ वेस्टेजेस एंड लॉसेस, क्योंकि अकाउंट्स ऑडिटेड होंगे तो भैया कहीं भी दिक्कत होगी तो हाथ के बता दिया जाएगा अपने को. इट हेल्प्स इन सेटलिंग द लाइबिलिटीज फॉर टैक्सेस बिकॉज अकाउंट्स ऑडिटेड होगा तो CA के बराबर बताया कि कितना प्रॉफिट है, उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना है. एंड इट इज यूजफुल फॉर ऑब्टेनिंग बैंक लोन्स. मैंने आपको रीजन बता दिया. ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक अपन ने जो पढ़ा, एक ये आंसर जो थोड़ा सा लॉजिकल है, जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट आर द एडवांटेजेस, नीड, बेनिफिट, इंपॉर्टेंस, कुछ भी पूछे यही आंसर आएगा, ये आंसर. ठीक है सर. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट. क्या बोलोगे? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट. इंपॉर्टेंट रिपीटेटिव क्वेश्चन. सर हमारा ऐसे नंबर कौन सा है? एज पर ऐसे 200. एज पर ऐसे 200. क्या बोलोगे आप? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ ऑडिट एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. वापस करते. एज पर ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर ऐसे एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर ऐसे. क्या कहते हैं देखो, अभी 2 ऑब्जेक्टिव है. टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस
वेदर एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ये लाइन याद करनी पड़ेगी, बार बार रिपीट होती है। टू ऑब्टेन कौन सा अश्योरेंस बच्चों? रीजनेबल अश्योरेंस, वेदर एफएस आर फ्री फ्रॉम द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, एंड एक्सप्रेस ओपिनियन। क्या बोलोगे? एंड एक्सप्रेस ओपिनियन वेदर एफएस आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, एंड एक्सप्रेस ओपिनियन वेदर एफएस इज प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। एफआरएफ का मतलब क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। नंबर 2, to report on the FS and communicate as per SA, to report on the FS and communicate as per the SS, to report on the FS and communicate as per the SS। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है इंपॉर्टेंट, ठीक है। गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम, एक बार इसको हाथ कर रीड कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को वापस से रीड करो। मैं यहीं हूँ, मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, सो दैट यू कैन कॉन्सेंट्रेट एंड रीड इट। रीड। डन। नाउ अब आता है सर, ऑडिट हैज रिलेशनशिप विद विच डिसिप्लिन। सो ऑडिट का किसके साथ रिश्ता है? सबके साथ रिश्ता है। अकाउंट्स के साथ, लॉ के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, बिहेवियरल साइंस के साथ, मैथमेटिक्स के साथ, डेटा प्रोसेसिंग का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन। कभी एमसीक्यू आ गया, ऑडिट का किसका रिश्ता है सर? सबके साथ रिश्ता है, सबके साथ, ठीक है। अब आता है एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ ऑडिट। क्या बोलोगे बच्चों? एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ ऑडिट। क्या है स्कोप में? सर इट विल कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी। Sir, audit of the FS should include all the aspects of the entity which is relevant to the FS being audited. Number 2, reliability and the sufficiency of the financial information. The auditor should be satisfied that the information contained in the accounting records are sufficient and reliable to assist him in expressing the opinion. ठीक है कि भैया जब आप ओपिनियन दे रहे हो वहाँ पर कि हमारे पास ओपिनियन जो आप दे रहे हो किस दम पर दे रहे हो, आपका इतना डेटा तो होना चाहिए जिसके बेसिस आप क्या दे पाओगे? ओपिनियन दे पाओगे। देन proper disclosure of the financial information. The auditor should decide whether relevant information is properly disclosed in the FS, keeping in mind the start requirements. जैसे contingent liability आपको नीचे नोट्स में डिस्क्लोज करनी पड़ती है, जो भी आपके प्रोविजन है वो आपको डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। Then the auditor should always audit कौन सा information? Historical financial information. सर historical financial information मतलब कहते हैं जो अकाउंट्स हो चुका है। अरे अप्रैल टू मार्च जो कंपनी ने काम किया होगा उसी के तो हम लोग ऑडिट बाद में करते हैं, जो 30 सितंबर एजीएम तक अपने को देनी पड़ती है। सर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मीन्स द इवेंट्स विच हैज अकर्ड इन द पास्ट टाइम पे, जो हो चुका है।
लाइक एग्जाम्पल परचेज एंड सेल विच आर रिफ्लेक्टेड इन दी एफएस ऑफ एनईडी, परचेज एंड सेल जो है वो तो हो गई ना, उसी को तो अपने को चेक करना है, उसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। देन ये एग्जाम क्वेश्चन है, व्हाट आर द एक्सक्लूजन फ्रॉम स्कोप ऑफ ऑडिट, क्या क्या हम लोग नहीं चेक करेंगे। सर फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ ऑडिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस। एक सेकेंड, एफएस बनाने का ड्यूटी मैनेजमेंट का, वो मेरे स्कोप में नहीं है। नहीं भैया मेरा काम नहीं है वो। सर ड्यूटीज आउटसाइड द स्कोप ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ द ऑडिटर। अभी मेरे को बोलता है कि सर एक काम करो ना, आप बताओ ना मेरे को कि ये अमाउंट की वैल्यूएशन कैसी है। मेरा काम नहीं वैल्यूएशन बताना, वो तो वैल्यूअर का काम है, मैं कैसे बता दूं आपको। सो डिटेल्स आउटसाइड द स्कोप एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द ऑडिटर। थर्ड, एक्सपर्टीज इन ऑथेंटिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। सर ये कागज देखो नहीं बराबर है क्या, मैं थोड़ी चेक करते बैठेगा, मेरा स्कोप नहीं है। इन्वेस्टिगेशन इज नॉट एन ऑडिट, ऑडिट अलग होती है, इन्वेस्टिगेशन अलग होती है यहाँ पर। सो ये चार चीज आपके स्कोप में से एक्सक्लूड हो जाएगी। अलग से क्वेश्चन आ सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ द एफएस, ड्यूटीज आउटसाइड द स्कोप ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ द ऑडिटर, थर्ड एक्सपर्टीज इन द ऑथेंटिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, एंड फोर्थ इज योर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलते हैं सर, व्हाट इज एंगेजमेंट। क्या बोलोगे, व्हाट इज एंगेजमेंट। एंगेजमेंट रिश्ता। सर एंगेजमेंट क्या है। सर एंगेजमेंट मीन्स एन अरेंजमेंट टू डू समथिंग, कुछ तो करो, लोगों का काम है कुछ तो करना। ठीक है, एंगेजमेंट मीन्स एन अरेंजमेंट टू डू समथिंग। इट मीन्स फॉर्मल अग्रीमेंट बिटवीन द ऑडिटर एंड द क्लाइंट विच द ऑडिटर अग्रीज टू प्रोवाइड अश्योरेंस सर्विसेज। मतलब क्लाइंट हमको बोलता है आओ मेरे साथ रिश्ता बना लो, एंगेजमेंट कर लो, भाई आप क्या करोगे, आप हमको अश्योरेंस सर्विसेज दोगे। नाउ दिस रिलेशनशिप इज रिकॉर्डेड इन एक पेपर, उस पेपर को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लेटर ऑफ एंगेजमेंट। दिस रिलेशनशिप इज रिकॉर्डेड इन द लेटर ऑफ एंगेजमेंट। इन इंडिया स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ कंपनीज इज मैंडेटरी विच विल बी कंडक्टेड बाय अ स्टैट ऑडिटर। इन इंडिया द स्टैट ऑडिट ऑफ अ कंपनी इज मैंडेटरी विच विल बी कंडक्टेड बाय अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो ये क्या हो गया, व्हाट इज एंगेजमेंट का डेफिनेशन। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन 4 मार्क का, 5 मार्क का, 6 मार्क का आंसर का बन सकता है। ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन क्या बोलोगे सर। ऑडिट का मतलब क्या होता है सर, इंस्पेक्टिंग द बुआ एंड रिपोर्टिंग इट इज कॉल्ड एज ऑडिटिंग। सर इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या करें, यहाँ पर हम लोग एक फैक्ट एस्टैब्लिश करते हैं। क्या एस्टैब्लिश करते हैं बच्चों, एक फैक्ट। एन इंक्वायरी कंडक्टेड फॉर एस्टैब्लिशिंग अ स्पेसिफिक फैक्ट और ट्रूथ इज कॉल्ड एज व्हाट, इन्वेस्टिगेशन। देन इट इज कंडक्टेड बाय CA plus COP, इट इज कंडक्टेड बाय एनी एक्सपर्ट। Then it is conducted annually, there is as per the requirement जरूरत होगी तो। सर एविडेंस आर परसुएसिव इन नेचर, यहाँ पर कंक्लूसिव इन नेचर। मान लेते कि भी ऐसा है, वो होता है परसुएसिव। कंक्लूसिव मतलब सर ऐसा ही है, इन्वेस्टिगेशन में कंक्लूसिव होता है। सर ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, मेंबर करता है। इन्वेस्टिगेटर्स अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स या फिर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कोई भी अपॉइंट कर सकता है। सर इट इज बेसिकली बेसिक एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स, इट इज अ क्रिटिकल एंड इन डेप्थ एग्जामिनेशन। ये एकदम डीप में जाके अपन चेक करेंगे, डीप में जाके अपन चेक करेंगे। ठीक है, देन अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन सर, व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। क्या बोलोगे, व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। अंदरूनी कीड़ा, क्या बोलेंगे अपन इसको, अंदरूनी कीड़े को क्या बोलते हैं सर बच्चा, इनहेरेंट लिमिटेशन। चाहे कितने भी कोशिश करो कुछ ना कुछ तो हमेशा रह ही जाएगा। सर इन ऑडिट देयर आर ऑलवेज इनबिल्ट लिमिटेशन ड्यू टू विच द ऑडिटर कैनॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस that the FS are free from material misstatement whether caused due to fraud or error। ये लाइन आपको आगे सिखाई थी, वही बार बार रिपीट हो रही है। सर इन ऑडिट there is an inbuilt limitation that due to which the auditor cannot obtain absolute assurance that FS are free from material misstatement whether due to fraud or error। This limitation arises due to following factors, very important। इसको हम लोग फाइट द कोड क्या है, फाइट। इस बार एग्जाम में ये वाला आया था, फाइट में से F पे क्वेश्चन आया था। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्या बोलोगे बच्चों, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर अब देखो क्या है, मैं अगर एक बैंकिंग कंपनी की ऑडिट करता हूँ, इंश्योरेंस की करता हूँ, नॉर्मल कंपनी की करता हूँ, प्रोप्राइटर की करता हूँ, हर एक का अलग रिक्वायरमेंट है ना, मतलब उनका फॉर्मेट अलग है। अब मैं एक फॉर्मेट हर जगह तो फॉलो नहीं कर सकता, तो यार आदमी हूँ ना, इंसान ही ना, गलती तो हो सकती है। सो क्या नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर प्रिपरेशन ऑफ एफएस में इन्वॉल्व मेनी जजमेंट्स मेड बाय द मैनेजमेंट। द जजमेंट इन्वॉल्व सब्जेक्टिव डिसीजन ऑन द डिग्री ऑफ अनसर्टनिटी। कोई बोलता है कि मेरा 10% का बैड डेट्स का प्रोविजन होगा, कोई बोलता है मेरा 20% का प्रोविजन, कोई बोलता है मेरा 40% का प्रोविजन होगा, तो वो सब्जेक्टिव है। नाउ देयरफॉर ऑडिटर मे नॉट बी एबल टू ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस दैट द एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ओके, नाउ ठीक है, सो वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। So audit is always conducted on a premise that it is a primary responsibility of the management to prepare the FS as per the applicable FRA।
हम लोग सारा चीजें चेक कर ही नहीं पाएंगे। तो क्या नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एफ ए ऑडिट प्रोसीजर। अब क्या होगा, कहीं पे मैं, अगर आपने थोड़ा सा आगे पढ़ रखा है ऑडिट के बारे में, तो अपन क्या बोलते हैं, हम लोग एविडेंस इकट्ठा करते हैं, कहीं पे इंक्वायरी करते हैं, कहीं पे ऑब्जर्वेशन करते हैं, कहीं पे कंप्यूटेशन करते हैं, बराबर। कभी हम लोग फैक्ट्री विजिट नहीं कर पाएंगे, कभी वहां पर बाढ़ आ गई तो अपन देख नहीं पाएंगे, तो अपने को ऐसे ही मानना पड़ता है कि ऐसा ऐसा बराबर होगा। कहीं पे दंगे हो गए तो अपन जा नहीं पाएंगे, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। कहीं पे सॉफ्टवेयर का कुछ इशू है तो अपन चेक नहीं कर पाएंगे। सो द ऑडिटर कैरीज आउट इज वर्क बाय ऑब्टेनिंग evidence through performance of audit procedures. However, there are limitations on the ability of the auditor to obtain audit evidence. Example, he may check only on sample basis. कहीं पे क्या होगा, मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन एज रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर, बट इन नो वे ही कैन फोर्स द मैनेजमेंट टू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आप जबरन नहीं कर सकते, आप उनको रिक्वेस्ट करो, दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या अपन मान के चलते हमेशा। तो ऑडिट प्रोसीजर्स, देन the management may consist of dishonest and unscrupulous employees, unscrupulous मतलब unfair people, and may involved in the fraud, वो लोग fraud में भी होंगे, it may not be detected by the auditor. However, management may also enter into some transaction which may be only on the paper, अपन वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। लाइक बुक ट्रांजेक्शन है, पेमेंट बिल आया, पेमेंट कर दी, और कंपनी ने क्या किया, पार्टी से कैश ले लिया, तो बुक में तो क्या दिख रहा है कि एक्चुअल ट्रांजेक्शन हुआ है, क्योंकि पेपर अपन चेक करेंगे, बैंक स्टेटमेंट चेक करेंगे, टीडीएस जमा कर दिया है, पर कंपनी को कैश वापस आ गया, तो गड़बड़ हो गया ना ये चीज। तो ये आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो ऑडिट प्रोसीजर हमारे आई, इन्वेस्टिगेशन, इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, देयरफॉर ऑडिटर cannot obtain absolute assurance. Audit is not in official investigation, therefore the auditor cannot obtain absolute assurance that the FS are free from material misstatement whether due to fraud or error. ये लाइन वापस से रिपीट हो रही है, that the FS are free from material misstatement whether due to fraud or error, ये लिखना पड़ेगा आपको। आई टी, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब यार देखो 25,000 मिलते ऑडिट करने के, क्या ही चेक कर लोगे, कोई आपको 25 लाख दे रहा है तो वहां ज्यादा टाइम देंगे, बराबर। हर चीज का, हर जगह का एविडेंस अपन ला तो सकते नहीं प्रैक्टिकली, वो तो पॉसिबल ही नहीं ना अपने के लिए। सो ऑब्टेनिंग एविडेंस बिकम्स एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी। इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर एन ऑडिटर टू ऑब्टेन एविडेंस फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, पॉसिबल ही नहीं है। ई, फ्यूचर इवेंट्स। So future events or condition may affect an entity adversely. Now adverse events may seriously affect an entity to continue its business. Going concern हो गया, कोविड आ गया सर, दंगे हो गए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया सरकार ने। Therefore, as per SA 200, फिर वो नाम लिख दोगे आप उसका, the auditor cannot reduce audit risk to zero because there are always inherent limitations, but he can reduce to an acceptable low level. कभी भी आपका audit risk zero नहीं हो सकता, however you can reduce it to an acceptable low level. ठीक है? Now you will read this answer. इंपॉर्टेंट है, पूरा आ सकता है, ये अकेला भी कोई भी एफ या ए या आई या टी ई आ सकता है। ओके, स्टार्ट रीडिंग में धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूं।
डन. नाउ एक्सप्लेन अश्योरेंस एंगेजमेंट. ठीक है, तो ये सब डेफिनेशन से काम की आ सकती है एग्जाम में. इट मीन्स एन एंगेजमेंट वेयर द प्रैक्टिशनर expresses a conclusion to enhance the degree of the confidence of the intended users other than responsible party about the outcome of the evaluation of subject matter against a criteria. About the outcome of the evaluation of the subject matter against the criteria. मतलब एक प्रैक्टिशनर होता है, एक बहुत ही अच्छा आदमी होता है, वो क्या देता है, कंक्लूजन देता है, जिससे क्या होता है, लोगों का कॉन्फिडेंस रेज होए. अच्छा, अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब मैनेजमेंट डायरेक्टर्स, अदर देन दोज पीपल, अबाउट द आउटकम ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया. जैसे अकाउंट्स बनाए हैं तो अकाउंट्स लॉ के तहत बनाए कि नहीं बनाए, तो अकाउंट्स बनाए सब्जेक्ट मैटर, क्राइटेरिया मतलब एएस इंडियस लॉ हो गया. ये डेफिनेशन है किसकी, अश्योरेंस एंगेजमेंट की. इंपॉर्टेंट सर एलिमेंट्स क्या है सर, 3 पार्टी होनी चाहिए, प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, यूजर्स. प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेड यूजर्स. ठीक है, प्रैक्टिशनर कौन होता है, ही इज अ पर्सन हु प्रोवाइड्स द अश्योरेंस, बेसिकली सीए प्लस सीयूपी वाला लड़का. द टर्म प्रैक्टिशनर इज ब्रॉडर देन ऑडिटर. ठीक है, ऑडिट इज रिलेटेड टू हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, वेयर एज अ प्रैक्टिशनर प्रोवाइड अश्योरेंस नॉट नेसेसरली रिलेटेड टू हिस्टोरिकल. वो प्रोस्पेक्टिव में भी दे सकता है, आगे पढ़ेंगे अपनी सारी चीजें. तो खाली हिस्टोरिकल पे नहीं देता, क्योंकि हिस्टोरिकल पे खाली ऑडिटर देता है. सो प्रैक्टिशनर बड़ा टर्म, उसमें ऑडिटर. सो ऑडिटर खाली किस पे देता है, ऑडिट पे देता है. प्रैक्टिशनर सब पे दे सकता है. रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन होती है, इट इज अ पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, बेसिकली मैनेजमेंट, जो अपने एफएस बना देती है. सर इंटेंडेड यूजर्स कौन होते हैं, दिस आर द पर्सन फॉर हुम द अश्योरेंस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड. स्टेक होल्डर्स हो गया. सब्जेक्ट मैटर, इट रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन टू बी एग्जामिन्ड बाय द प्रैक्टिशनर. ठीक है, एग्जाम्पल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेन इन दी एफएस, उसको क्या बोलते हैं अपन, सब्जेक्ट मैटर. इट रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन टू बी एग्जामिन्ड बाय द प्रैक्टिशनर, चेक करना उसको. क्राइटेरिया किसके सामने, दिस आर द बेंचमार्क्स, दिस आर द बेंचमार्क्स यूज्ड टू इवैल्यूएट द सब्जेक्ट मैटर, दैट इज लॉ, स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशन. ठीक है, फिर एक और डेफिनेशन आती है आपकी, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस. सर प्रैक्टिशनर क्या करता है, प्रैक्टिशनर अपना अश्योरेंस एंगेजमेंट करेगा, जिससे क्या लेकर आएगा, साई लेकर आएगा, टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ना, जिसके दम पर वो क्या देता है, अपना ओपिनियन या अपना कंक्लूजन जो भी बनेगा उस पर वो देता है. इट इज ऑन द बेसिस ऑफ दैट एविडेंस the conclusion is arrived and the opinion is formed by the practitioner. I am not using the word auditor, I am using the word practitioner यहाँ पर, क्योंकि हमने assurance engagement की बात की है. मैं ऑडिट की बात करता तो मैं लिखता हूँ वहाँ पर क्या, ऑडिटर. सर दो चीज होती है, सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस. सफिशिएंसी किसके बारे में बात करेंगे हमेशा, क्वांटिटी. किसकी बात करेगा बच्चों, क्वांटिटी. बोलते हैं ना सफिशिएंट है कि नहीं, खाना सफिशिएंट रहेगा कि नहीं, तो क्वांटिटी. अप्रोप्रिएटनेस किसका बात करेगा, क्वालिटी का. फिर आता है आपका नेक्स्ट आंसर, रिटर्न अश्योरेंस रिपोर्ट क्या होती है. सर रिटर्न अश्योरेंस रिपोर्ट इज द आउटकम ऑफ द अश्योरेंस एंगेजमेंट, जो हमने चेक किया उसका हम जो रिपोर्ट बना के देंगे उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिटर्न अश्योरेंस रिपोर्ट. तो ये छोटे छोटे डेफिनेशन, एक एक दो मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं, प्लस एमसीक्यू में भी आ सकते हैं. काम किए, डेफिनेशन ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मॉडल में दे रखा है ये लोग ने, 3 पार्टी कौन सी होती है, तो इसकी डेफिनेशन भी काम किए. हाथ के इसको रीड कर लीजिए, हाथ के रीड कर लीजिए.
डन. नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन रीजनेबल अश्योरेंस एंड लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट और डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑडिट वर्सेस रिव्यू. तो या तो रीजनेबल अश्योरेंस वर्सेस लिमिटेड पूछ सकता है आपको, या तो फिर पूछेगा ऑडिट वर्सेस रिव्यू. दोनों का मतलब सेम होता है. सर हमने क्या बोला पहले, रीजनेबल अश्योरेंस क्या होता है? सर रीजनेबल अश्योरेंस इज एन एंगेजमेंट विच प्रोवाइड्स हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस. It performs elaborate and extensive procedures to obtain sufficient appropriate evidences. It draws reasonable conclusion on the basis of sufficient appropriate evidence. अपन क्या करते हैं, हमारे कंक्लूजन देते हैं, ओपिनियन नहीं कंक्लूजन देते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट इस क्या है, हमारा ऑडिट एंगेजमेंट है. क्या है? ऑडिट एंगेजमेंट. ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, मतलब बेसिकली अपनी ऑडिट की बात हो रही है. सर लिमिटेड क्या होती है? लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइड्स लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस एज कंपेयर टू रीजनेबल. तो ऊपर आ जाएगा आपका रीजनेबल, उसके नीचे आ जाएगा आपका लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट. अच्छा, यहाँ पर क्या करते हैं, फ्यूअर प्रोसीजर्स करेंगे एज कंपेयर टू रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट. इट इन्वॉल्व सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस टू ड्रॉ लिमिटेड कंक्लूजन्स. एग्जांपल क्या है इसका? एग्जांपल है इसका अपना रिव्यू एंगेजमेंट. सो ऑडिट वर्सेस रिव्यू आ गया, रीजनेबल वर्सेस लिमिटेड आ गया, आंसर सेम है. यही लिखने का, और ऐसे लिखना, ऊपर नीचे, टी फॉर्म नहीं, ऊपर नीचे करके लिखना है आपको. सर एक्सप्लेन एंगेजमेंट स्टैंडर्ड. क्या पूछा आपसे? एक्सप्लेन एंगेजमेंट स्टैंडर्ड. सर फॉलोइंग आर कलेक्टिवली नोन एज एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स. क्या है वो? SA किसके प्रति? ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ऐसे ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. SRE रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ठीक है, फिर SAE स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट. किसके बारे में बात करेगा वो? assurance engagement other than audit and review of historical financial information. It is an assurance engagement other than audit and review of historical financial information. SRS, that is agreed upon procedure, compilation engagement and other related service engagement. Sir SRS क्या है? AUP agreed upon procedures, compilation engagement, other related service engagement. फिर SQC standards on quality control which is applied for all services. engagement standards का हुआ engagement standards सबके लिए. SQC सबका बाप होता है, सबका बाप है. ठीक है, SA, SRE, SAE, SRS. ठीक है, अब भी क्या, अभी इसको याद करो. ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल, अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट, AUP कंपाइलेशन एंगेजमेंट. अभी क्या, अभी इसको याद करो. ठीक है, नाउ sir, why are standards needed? It helps in carrying out the audit which is established against the established benchmark at par with the global practices. तो विदेश में जो चल रहा होता है उसके हिसाब से हम लोग ऑडिट बराबर कर पाएंगे. it ensures the audit quality. It improves the quality of financial reporting. It promotes uniformity as audit of FS is carried out following this standard. अगर ढंग से हो रही तो सब लोग यही करें ना. कोई रिलायंस का ऑडिटर है, कोई टाटा का ऑडिटर, कोई बिरला का ऑडिटर, सब लोग ये लोग एक स्टैंडर्ड को फॉलो करके ऑडिट कर रहे हैं.
It promotes the uniformity as audit of FS is carried out by following these standards. Standards equip the professional accountant with the professional knowledge and skills. उनको knowledge मिल जाती है. It is mandatory duty of the professional accountant to follow the standards in the engagement undertaken by them. If the specific procedure in the standard is ineffective for a particular engagement, तो क्या करना पड़ेगा? Then he is required to document how alternative procedure performed achieve the purpose of the required procedure. अगर कोई standard है, वो कुछ चीज़ बोल रहा है पर आप वो फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि आप उसके अलावा कुछ और फॉलो कर रहे हो, उससे आपको सेटिस्फैक्शन कैसे मिल रहा है. इफ अ स्पेसिफिक प्रोसीजर इन द स्टैंडर्ड इज इनइफेक्टिव फॉर अ पर्टिकुलर एंगेजमेंट, नहीं जम रहा मेरे को, देन ही इज रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट हाउ ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म अचीव द पर्पस ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोसीजर. तो कैसे वो अचीव हो रहा है कुछ दूसरा फॉलो करके, वो आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा. He is also required to document the reason for the departure from the standards. Such disclosure shall not absolve, मतलब उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, exemption नहीं मिलेगी as a professional accountant to comply with the applicable standards. अगर मैंने डिस्क्लोज कर इसका मतलब मेरा ड्यूटी खत्म हो गया? नहीं सर, आपको फिर भी कंप्लाई तो करवाना ही पड़ेगा. फिर जो अपन ने भी SA, SRE, SAE, SS पढ़ा, अब उनका आंसर. सर एक्सप्लेन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, क्या बोलोगे आप? क्वेश्चन नंबर 14A का जो डेफिनेशन है अपना, ये वाला, ये रहा क्वेश्चन 14, उसका ए क्या है? सर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कहाँ अप्लाई होता है? ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे. तो पहले वो लिख लिया अपन ने. इट कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिट ऑफ द एफएस. इट इज यूज्ड बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर. एंड कोई भी 2-3 नाम दे दो, इतने स्टैंडर्ड्स अपन ने पढ़ रखे, आप कोई भी 2-3 एग्जाम्पल दीजिए. 3 मार्क का, 2 मार्क का छोटा आंसर. एक्सप्लेन SRE, क्या बोलोगे आप? एक्सप्लेन SRE, वही सेम वे इट इज अप्लाइड एट रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. इट प्रोवाइड्स लोअर अश्योरेंस देन दैट प्रोवाइड बाय द ऑडिट. इट इंसॉल्व ऑब्टेनिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंसेस. एग्जाम्पल दे दिया 2400, 2410. एंगेजमेंट टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन परफॉर्म बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर. नाम याद करना पड़ेगा, नाम और नंबर दोनों लिखना पड़ेगा. ऐसे हो गया बच्चा, SRE हो गया. देन SAE, so it is applied other than audit and review of historical financial information. So it is not of historical financial information. It is related to future events that contain prospective financial information. किसके बारे में होता है बच्चों? फ्यूचर के बारे में होता है. It provides कौन सा assurance? Moderate level of assurance. In this, the practitioner obtains sufficient evidence that management assumption on which जिसके basis हमने prospective financial information बनाई है, वो are not unreasonable and properly presented and adequately disclosed. ठीक है, are not unreasonable and properly presented based on the and all material assumptions are adequately disclosed. सब चीजें डिस्क्लोज कर रखी है. तो ये किसका आंसर हो गया? SAE का आंसर हो गया. देन एग्जाम्पल हो गए SAE के 3400 एंड 3420. एंगेजमेंट ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. फिर दूसरा का एश्योरेंस एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन द कंपाइलेशन ऑफ प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग प्रोस्पेक्टस. ये नाम ऐसे याद करने पड़ेंगे, CA फाइनल में मिलेंगे आपको सारे स्टैंडर्ड्स डीप में. देन एंगेजमेंट ऑन SRS, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज. ठीक है, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर कंपाइलेशन एंगेजमेंट. 2 एग्जाम्पल इसके SRS 440, 4410. एंगेजमेंट टू परफॉर्म AUP रिगार्डिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. एंड लास्ट वाला क्या है? कंपाइलेशन एंगेजमेंट. तो चारों में से कोई भी एक आपने को आ सकता है 2 मार्क का, 3 मार्क का आंसर बन के. लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? रेफर क्वेश्चन 1 to पेज 1.39 ICAI का मॉडल. ये क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे. सो बहुत छोटा सा चैप्टर है अपना नेचर ऑफ एंगेजमेंट. 4 से लेके 8 मार्क की वेटेज कैरी करता है. ठीक है, आई होप आपका रिकॉल हो गया होगा पूरा. ठीक है, तो ऐसे आप पढ़ते रहिए एकदम रिवीजन अपने नोट्स से. जिसके पास ये नोट्स नहीं है तो आपके टीचर ने जो नोट्स बनाएंगे उससे, या फिर आप कोई भी बुक खोल के बैठ जाइए, मॉडल खोल के बैठ जाइए, इनसे आप रिवाइज कीजिए बैठ के. किसी को भी कोई भी लेक्चर लेना है इंटर का, फाइनल का, यू हैव टू विजिट लेट्स लर्न इंडिया .in. ओके, बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय, एम फॉर अ रैंक और 70+ which is earlier. Bye guys, take care.